अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सी कॉन्वर्सेशंस। हमें कुछ और लोग अभी ज्वाइन कर लेंगे, पर अभी मेरे वालेकुम साथ है अमार हबीब साहब, प्रोफेसर एट आईबीए। शाहिद साहब हैं पीएचडी स्टूडेंट एट आईबीए। एंड as you know, I like to invite a wide variety of economists so that we can all sit together and have a discussion. ताकि असल पीयर रिव्यू होता है when you can have a discussion in a group. ये जो पैसिव पीयर रिव्यू है वो तो फेल कर गया, हमें पता है, सारे जर्नल्स फेल कर गए हैं। इन एनी केस वो एक मिथ थी जो खत्म हो चुकी है। सीम्स लाइक इट्स अ क्लब हाउस। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इन एनी केस पीयर रिव्यू डजंट वर्क। वी नो दैट पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ना जर्नल बन सके हैं, ना पीयर रिव्यू हो सका है। जो हमें चाहिए वो ये चाहिए कि जो इकोनॉमिक्स हमारी है शुड बी लिविंग इकोनॉमिक्स दैट वी शुड टॉक अबाउट। व्हाट आई फाइंड वेरी अमेजिंग, एंड हमारे साहब विल बिगिन हियर, कि हमारे जो लोग हैं दे लव टू राइट फॉर न्यूज़पेपर्स, और वो भी मोस्टली क्लीशे रिटन आर्टिकल्स होते हैं। Then they love to go to Hamid Mir and those shows and try and show off with figures. बड़ी बड़ी figures बताएंगे, and they like to show off कि जी हमें figures आती हैं। बट इकोनॉमिक कंटेंट वही रहता है कि जी आप एजुकेशन बढ़ाएं, और आप क्या कहते हैं टैक्सेस को और बढ़ाएं, और आप क्या कहते हैं आईएमएफ से जितनी जल्दी समझौता कर सकते हैं करें, और आईएमएफ के साथ धंधा रहे। हमारा और कोई नैरेटिव नहीं है। हमारे साहब, वुड यू एग्री विद दिस एनालिसिस और वुड यू डिसएग्री विद दिस एनालिसिस? बताइए। I fully agree with you. तो क्या वजह है, किस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं? यू आर द यंगर इकोनॉमिस्ट, हम तो फेल कर गए हैं, हम तो जा रहे हैं। अब बैंकर्स का राज है इस मुल्क में। आप, मुझे समझ नहीं आती आपके स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि बैंकर्स ने आना है, हर रेगुलेटरी अथॉरिटी में बैंकर्स आते हैं, हर फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन में बैंकर्स आते हैं, हर पॉलिसी कमेटी में बैंकर्स होते हैं। अब स्टेट बैंक में भी आप देखेंगे नेक्स्ट जो गवर्नर होगा वो भी बैंकर होगा। तो आप लोगों के लिए क्या पोजिशन है सिवाय इसके कि आप पुरानी टेक्स्ट बुक्स पढ़ाएं? नहीं सर, ऐसे पोजीशन की बात नहीं है, इसमें बात सारी है कि व्हाट कैन यू ऑफर। ठीक हम्म। है, दैट इज व्हाट कैन यू ऑफर टू द मार्केट। मार्केट है ना, एक चीज की डिमांड है, एक चीज की सप्लाई है। तो व्हाट कैन यू ऑफर टू द मार्केट? इफ यू हम्म। कैन ओनली ऑफर टू द मार्केट वो चीज जो किसी को समझ ही नहीं आ रही, ठीक है, देन दैट इज योर प्रॉब्लम। आप हम्म। पैकेज किस तरह कर रहे हैं उस चीज को? हम्म। ठीक है, हम्म। सो आई थिंक दैट दैट इज द प्रॉब्लम। अब इफ यू से कि जी यही टेक्स्ट बुक है, मैं तो इसी तरह पढ़ाऊंगा, मुझे तो यही चीज समझ आएगी, मगर द मार्केट डजंट नीड यू। हम्म। You need to repackage it in a way that the market understands. हम्म। ठीक है, so I think that is where the fundamental problem is कि you are so behind times, you are so behind जिसे कहते हैं कि ability to communicate, कि आप उस डिमांड को जो है वो मीट ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज यू स्टक इन योर ओन वेज, जिसे कहते हैं ना स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे हम कहते हैं इस चीज को, ये उस टाइप की हम्म। चीज बन गई है। नहीं तो फिर इकोनॉमिस्ट जो हैं, आप पढ़ाते भी हैं, और ये शायद सब स्टूडेंट भी हैं। तो इकोनॉमिस्ट अपने आप को देखिए, हर जगह मैं पढ़ता हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ तो आई इन्वेस्ट इन माई सेल्फ बिकॉज आई वॉन्ट अ करियर, आई वॉन्ट टू मूव अहेड, आई वॉन्ट टू हैव समथिंग इन लाइफ। तो इकोनॉमिस्ट जो है शायद साहब पढ़ रहे हैं, शायद साहब आप क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं मुझे बताइए? आप क्यों नहीं छोड़ देते इकोनॉमिक्स और जाके छाबड़ी लगा लें, चाय का स्टॉल लगा लें? इकोनॉमिक्स जरूरी है पढ़नी? क्या मिल जाएगा आपको पढ़ के? सर असल में अब जैसे करे एक शॉप खोलना, या कोई फर्ज करे मैं अगर पीएचडी ना करता, कोई दूसरा काम करता, वो सारे ऑप्शन हमारे पास अब मतलब एनी टाइम है। अब मैं जिस मतलब वो जो रैशनल ऑफ माय डूइंग पीएचडी है, वो मतलब मसला है कहाँ पे। अगर फर्ज करें मैं चाहूँ कि मैंने दुकान खोलनी है, तो मेरे लिए कोई रुकावट नहीं, अभी जाके आज के दिन मतलब खोल सकता हूँ। लेकिन मतलब चीजें को वर्किंग ना होने की वजह से, कि जैसे फर्ज करें मैंने अभी कहा ना कि टीचर्स को असल में इंकरेजमेंट देनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि आप लोग ऐसे वेबिनार सेमिनार में क्यों नहीं आते, बल्कि आना तो वो कहना तो दूर की बात, जो वो उनको उड़ाते हैं, और ये सारी चीजें मतलब कभी इकोनॉमिक्स, बल्कि जॉब चली जाती है इसी चीज पे कि अगर आप फैकल्टी पे क्रेडिट होते हैं तो आप चली जाती है। तो ये सारी चीजें कि मतलब खराबियां तो हैं, लेकिन इन चीजों की वजह से वो छोड़ना, ये भी एक लर्निंग का पार्ट है ये भी है कि कि जी जी, सिस्टम अच्छा। वर्क क्यों नहीं कर ठीक। रहा। सिस्टम में ठीक। ठीक। खराबियां कहाँ अच्छा पे, कि जी। जैसे बैंक में आपने क्या है कि बैंकर्स नहीं आगे आना है, तो ऐसी क्या वजह है कि बैंकर्स आ रहे हैं आगे नहीं आ रहे? ऐसा तो नहीं है पॉलिटिशियंस जो हैं वो जो चाहते हैं, या जो फर्ज करे हुकूमत करने वाले जो हैं, उनको उनको इकोनॉमिक्स से क्या मसला है?
उनको इकोनॉमिस्ट से ये बात मसला है कि अभी तक ये इकोनॉमिस्ट पता कुछ नहीं बता चल। नहीं सकते। नहीं, मैं आपको बताता हूँ शायद साहब, मैं आपको बताता हूँ। जब इकोनॉमिस्ट फरसूदा बातें करे, क्लीशेस में बातें करे, तो फिर क्या है, हमें एक ठोस एनालिसिस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इधर आ जाते हैं, हमारे साथ ग्लोबल वॉर शुरू हो गई है, एनर्जी शॉर्टेज हो गई है, ठीक है, बड़े लोग एनर्जी पे आजकल बात कर रहे हैं। अब हमें बताइए इकोनॉमिस्ट की सोल्यूशन क्या है, जो एनर्जी का मसला पड़ गया हमारे लिए, हम क्या इस पे करें? ये तो शॉर्ट टर्म है, भाई शॉर्ट टर्म के साथ हम हर वक्त शॉर्ट टर्म के साथ खेलते रहते हैं। लॉन्ग टर्म हमारे पास एनर्जी की कोई सोल्यूशन है कि नहीं? तो सोल्यूशन सारे मौजूद है, सोल्यूशन हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर सोल्यूशन नहीं बताइए। होते तो मतलब यहाँ पे जिस जहाँ पे भी बैठे हुए ना, बिजली होती ना कुछ होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, वो सब है, सोल्यूशन सारे मौजूद हैं। बात नहीं, सारी बताइए ये ना, है। प्लीज बताइए सोल्यूशंस क्या है, मुझे तो नहीं पता। क्वाइट फ्रैंकली आई डोंट नो व्हाट द सोल्यूशन टू एनर्जी प्रॉब्लम इज। वी हैड एन एनर्जी नहीं, प्रॉब्लम फॉर लास्ट 40 इयर्स। 40 इयर्स हो गए हैं, बल्कि ज्यादा हो गया शायद, ठीक है, थरबेला डैम बना था, हमारी कुछ ठीक हो गया था। उसके बाद 1990 से तो एनर्जी प्रॉब्लम ही चल रहा है, कभी आईपीपीज हो रहा है, कभी ये हो रहा है। हमने तो एनर्जी प्रॉब्लम का बिगाड़ देखा है, ठीक होते नहीं देखा। तो बताइए क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले तो सर ये है ना कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। जी बताइए। देखें, प्रॉब्लम तो इसमें ये है कि इज देयर इवन एनर्जी प्रॉब्लम। एनर्जी प्रॉब्लम को तो मैं ये कंसिडर करता हूँ कि जी, डू यू हैव सफिशिएंट अफोर्डेबल एनर्जी। ठीक है, अगर हम एक बड़ा टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलें कि जी इतनी अफोर्डेबल एनर्जी है जिसके थ्रू आप कोई भी किस्म का प्रोडक्शन कर सकें या कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें प्रोड्यूस कर सकें। अफोर्डेबिलिटी इज एन इशू, चीज हमारी नहीं है, एंड दैट लार्जली बिकम्स अ प्राइसिंग इशू। और तो आई थिंक हमारे यहाँ प्रॉब्लम एज ऑफ दिस पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो वो एनर्जी का नहीं है, वो एसेंशियली प्राइसिंग का प्रॉब्लम है कि हम उस चीज को प्राइस किस तरह करते हैं। अब यहाँ पे जो है ना आपके इकोनॉमिस्ट और नॉन इकोनॉमिस्ट वाली बात आ जाती है। क्योंकि प्राइसिंग जो है हमारे यहाँ बड़ा एक तरीकेकार होता है, बड़ा एक टिपिकल आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक वाला जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड होता है, उसमें ये होता है कि सिर्फ सारी कॉस्ट है उसको एक साथ जमा करके उसको डिवाइड कर दो। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट रिकवरी अप्रोच जिसको बोलते हैं। द फनी थिंग इज कि ये द ऑल दीज मल्टीलैटरल्स जब वो बात करते हैं दे विल से कि इन्हें सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, बट वन थिंग दे फॉरगेट इज मार्जिनल प्राइसिंग। अब मार्जिनल प्राइसिंग ऐसी चीज है इकोनॉमिस्ट को समझ आती है मगर वो समझा नहीं सकता। किसी भी चीज में अब यहाँ पे खोल के देखें, प्राइसिंग जो होती है कोई ना कोई ऊपर से कोशिश करते हैं प्राइस सेट कर दो, प्राइस फिक्स कर दो मैं। ठीक है, मगर वो मार्जिनल प्राइस को जो है ना कभी नहीं सोचता कि जी मार्जिनल प्राइस जैसी चीज क्या है। तो मूविंग टुवर्ड द मार्जिनल प्राइस, चाहे वो कोई भी कमोडिटी हो या कोई भी जिसे कहते हैं एक्टिविटी हो, ठीक है, आई थिंक उससे जो है ना वो एक सोल्यूशन है। मगर उसको कभी भी जो है ना हम उसको एन इकोनॉमिस्ट व्यू नहीं व्यू करते, रादर हम जो है ना उसको थ्रू एन अकाउंटिंग लेंस हम चीजों को व्यू करते हैं, एंड दैट आई थिंक वेयर द प्रॉब्लम इज। नहीं, जरा इसको एक्सप्लेन कर दे, ये मुझे नहीं समझ आ रही बात, लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आएगी। जरा बताइए व्हाट यू मीन। फॉर एग्जांपल एनर्जी की जो हमारी अभी है, पेट्रोल की कीमत हुई या बिजली की कीमत हुई, किस तरह हम इसको डील करें? सर बिजली की कीमत मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पे पाकिस्तान में सुबह के 10 बज रहे हैं। हम्म, अभी जो है सुबह के 10 बज रहे हैं और हर छत पे जो भी सोलर लगा हुआ है वो हम्म, अभी एक्टिव हुआ हुआ है। ठीक हम्म, है, तो बिजली की जो मार्जिनल कॉस्ट है, यानी कि अगर मुझे एक एडिशनल यूनिट इस्तेमाल करना है उसकी कॉस्ट जो है तकरीबन 6 से 7 रुपए, इससे ज्यादा नहीं है। हम्म, हम्म, ठीक है, मगर मैं अभी अगर उसका जो बिल दे रहा हूँ या जो मुझे चार्ज हो रही है कीमत, वो तकरीबन 35 रुपए चार्ज हो रही होगी या हम्म, 40 रुपए चार्ज हो रही होगी। हम्म, 6 रुपए अगर उसकी कीमत अभी है जनरेशन की, मुझे जो है वो 40 रुपए चार्ज हो रही हम्म, है। रात में जब सोलर बंद हो जाता है, ठीक है, कोई और चीज इस्तेमाल करते हैं, ईंधन इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त मेरी कीमत हो सकता है 50 रुपए हो, तब भी मैं 40 रुपए दे रहा हूँ। ठीक हम्म, है, सो मकसद ये है कि चाहे सुबह हो जब मुझे बेतहाशा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है मेरे पास इस्तेमाल करने के लिए, उस वक्त भी मैं 35 रुपए 40 रुपए दे रहा हूँ। रात में जब किल्लत है इलेक्ट्रॉन से, उस वक्त भी मैं ये दे रहा हूँ। तो मुझे को जो कंज्यूमर है, जो भी है इस्तेमाल करने वाला, उसको कोई इंसेंटिव नहीं, उसको पता ही नहीं कि जी उसको किस वक्त क्या रेट मिलना चाहिए, ताकि वो अपने कंजम्पशन को एडजस्ट कर सकते, सुबह हो या रात हो उसके लिए एक ही रेट पड़ रहा है, जबकि ऐसा होना गुड नहीं पॉइंट, चाहिए। गुड पॉइंट, दैट ठीक। इज बेसिकली द क्रक्स। अच्छा, नहीं वो तो हो गया क्रक्स, ठीक है। अब इसको हम क्यों नहीं कर सक रहे, क्या वजह है? इज इट बिकॉज द इकोनॉमिस्ट इज नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन? इज इट बिकॉज पॉलिसी मेकर्स आर स्टूपिड? इज इट बिकॉज द बैंकर्स कांट लर्न? ये क्या वजह है? नहीं, इट्स बिकॉज द इकोनॉमिस्ट आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। हम्म,
I would say कि why, मतलब एक होता है ना, internal locus of control is important कि जी why would you blame it on someone else? Your inability to explain is the problem. Your inability to convince people is the problem. यार किताबों में तो अच्छा लगता है, maybe your inability to understand even yourself is the problem. अच्छा, ओके। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, मार्जिनल प्राइसिंग एक होगी, मैं मान गया बिल्कुल कि मार्जिनल आप कर लें, कॉस्ट पे प्राइसिंग कर लें, बिल्कुल ठीक है। बट उसके साथ एक और भी तो प्रॉब्लम है ना, कि हमारे जो ये बिजली के बिल वगैरह जो लॉसेस हैं, और जो हमारी इनएफिशिएंसीज है, जो हमारा आईपीपीज है, इसके साथ हम क्या करें फिर वो सारा कॉस्ट जो है वो आप बजट में ले लें। नहीं, अच्छा, उसकी भी फिर सारी बात है ना, ज्यादातर जो हमारी जो कैपेसिटी कॉस्ट है वो एसेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है। हाँ, अब मैं एक्चुअली अगर आपको मिसाल दें, वो ये है कि अगर हम लेट्स से न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं या कोई हाइडल का हम डैम लगा दें, तरबेला की आपने बात करी, ठीक है, तो इसकी जो लाइफ होती है उस एसेट की वो तकरीबन 40 से 50 साल होती है, उससे कम नहीं होती। हम ये कहते हैं कि जी उसको लगाने के लिए जो भी हमने लोन लिया है या जो भी स्ट्रक्चरिंग करी है, हम पहले 10 साल या 12-13 साल में उसको जो है पैसे वापस करते हैं उसके। यानी कि वो एक एसेट जिसकी आप 50 साल की उसकी लाइफ है, आप ये कह रहे हो उसके पैसे मुझे जो हैं फ्रंट लोड करके 10 साल में मुझे वापस करने हैं। यहाँ पे एक ये फंडामेंटल मिसमैच आ गया, 50 साल की चीज के पैसे आप 10 साल में दे रहे हो, इसीलिए आपको कैपेसिटी पेमेंट ज्यादा लगती है। और गुड पावर पॉइंट। को मैं इस तरह देखूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, डैम हो गया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है। ठीक है, इसी तरह मोटरवे जैसे हो गया, वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है। अगर मैं मोटरवे, आप आते होंगे, लेट्स से आपने कि सखर मुल्तान का नया मोटरवे बना है, उस पे आपने गाड़ी चलाई कभी, तो टोल जो है उसका वन वे तकरीबन वो 700 रुपये से 800 रुपये बनता है मेरा ख्याल से। आजकल 800 रुपये हो गया, 1000 रुपये हो गया, 1000 रुपये हो गया, चले। 1000 रुपये हो गया। ठीक है, मगर अगर उसी मोटरवे की प्राइसिंग मैं इस तरह करता हूँ जिस तरह मैं पावर सेक्टर की प्राइसिंग करता हूँ एक इलेक्ट्रॉन की, तो एक टोल की जो कीमत है वो तकरीबन 30,000 रुपये होनी चाहिए। तो अगर आप सिमिलर फिलोसफी प्रिंसिपल जो कि आप पावर प्लांट पे लगा रहे हो प्राइसिंग का, वो आप मोटरवे पे लगाएंगे, वो 30,000 रुपये का हो जाएगा। एंड दैट विल किक द मोटरवे बिफोर इट इवन स्टार्ट्स, बिकॉज 30,000 रुपये तो कोई नहीं देगा उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि कुछ एसेट्स को आप इस अगेन 700 रुपये वो प्राइसिंग आपने रखी है, 800 रखी है, जिसपे द मार्केट इज रेडी टू पे। बट अगर उसी की आप 30,000 रुपये कर दोगे, नहीं होगा। सेम गोस फॉर पावर, ठीक है, क्योंकि मोटरवे भी होगी, उसकी भी लाइफ होगी 40 साल 50 साल, यूर मैनेजिंग इट इन सर्टेन वे। यहाँ पे पावर की एसेट की 40 साल 50 साल लाइफ है, मगर आप ये कह रहे हो कि सारी कीमत में एक साथ रिकवर करूंगा। सो दैट इज वेयर द फंडामेंटल प्रॉब्लम लाइज। अब इसको किस तरह एक्सप्लेन करना है, हु एक्सप्लेन्स इट, हु बिल्ड्स द कैट, दैट रिमेन्स टू बी नोन। नहीं तो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो इतने इकोनॉमिस्ट बैठे हुए, और प्लानिंग मिनिस्ट्री में माशाल्लाह इतने इकोनॉमिस्ट बैठे हुए, एहसन इकबाल दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है, प्रोफेसर भी है इकोनॉमिक्स का माशाल्लाह, उसने बड़ी किताबें भी लिखी हुई हैं, उसने बड़े आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं, उसको नहीं समझ आती है बातें। औरंगजेब माशाल्लाह जेपी मॉर्गन से आ रहा है, उसको नहीं समझ आती है बातें। नहीं, मैंने बोला ना, वैसे यू जस्ट सेड इट अर्लियर कि जी ये तो शॉर्ट टर्म में जो है ना, वो जस्ट फिक्सिंग फायर्स, ठीक है, या पुटिंग आउट फायर्स। अभी तो एसेंशियली वही चल रहा है। और जहां तक प्लानिंग की बात है, आई थिंक आई वुड आस्क यू कि प्लानिंग मिनिस्ट्री की जरूरत क्या है। ये तो मेरे ख्याल, आई विल आपसे आप ये सवाल करूंगा, व्हाई डू यू नीड प्लानिंग मिनिस्ट्री? फुली अग्रीड। मैं तो उस पर किताब व्हाई? लिखी हुई है, मैं तो उस पर किताब मकसद, लिखी हुई पूरी, के बंद कर दो। हाँ 2017 में किताब लिखी थी पूरी इस पे, कि बंद कर दो इसको। मकसद क्या है प्लानिंग मिनिस्ट्री होनी क्यों चाहिए? क्योंकि प्लान है उस वक्त करो जब आपके पास एग्जीक्यूशन मसल भी हो किसी चीज का। हम्म। अच्छा, रिटर्निंग टू एनर्जी, मुझे एक बात हम्म। बताइए, एनर्जी का जो हमारा सिस्टम है सारा, वो क्या है? हमारा एनर्जी का सिस्टम सारा जो है, डज इट, इज इट अमीनेबल टू बी फिक्स्ड? क्योंकि ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग तो मैं मान गया, कर ले, बट मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग अब ये तो नहीं कर सकते सारे लेगेसी कॉस्ट अब भूल जाए। लेगेसी कॉस्ट जो आईएमएफ कहती है, आईएमएफ ये कहती है कि भाई लेगेसी कॉस्ट को डील करें, दे वांट टू फिक्स द, मैं आपको पता है मैं आईएमएफ बड़ी दे रहा हूँ, दे वांट टू फिक्स द बजट। हम्म। कहते हैं भाई बजट डेफिसिट खत्म करो, ये जो हम्म। आपके लॉसेस पड़े हुए इनको खत्म करें। असद साहब वेलकम, ज्वाइन इन, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन इन टू। अब एनर्जी की जो बात है, अब इसमें हम लेगेसी कॉस्ट और एनर्जी का सिस्टम जो हमारा है इसको क्या करें? इज इट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ प्राइसिंग, और इज देयर मोर टू द एनर्जी सिस्टम दैट नीड्स टू बी आई फिक्स्ड? थिंक इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ प्राइसिंग।
अब एक अच्छा। एक और मैं आपको जैसे एग्जांपल दूं, लेगेसी कॉस्ट हो गई। बहुत सारे जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो ऐसी हैं जहाँ पे बहुत बेतहाशा लॉसेस होते हैं। वो हम्म। लॉसेस जो हैं लार्जली थेफ्ट की वजह से होते हैं, या वो लॉसेस इसलिए होते हैं कि लोग अपना बिल पे नहीं करते हैं। हम्म। क्योंकि वो बिल पे नहीं करते हैं, आपने लेगेसी कॉस्ट किसी ना किसी तरह रिकवर करना होता है। सो जो बुरे कस्टमर होते हैं उनके जो नुकसान आप अच्छे कस्टमर पे डाल देते हो। हम्म। अगर उन्हीं की कीमत, ठीक है, ज्यादा बढ़ाई जाए या उसको किस तरह मैंने, एंड दैट इज मोस्टली एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, कि अगर थेफ्ट हो रही है, थेफ्ट को रोकना किसी स्टेट का काम है, किसी का भी काम है, मगर वो चीज नहीं हो पा रही, सो दैट इज अ फेलियर विच नीड्स टू बी फिक्स्ड। आप इसमें प्राइसिंग वाइजिंग कुछ भी करते हो, ऑब्वियसली इट विल नॉट वर्क आउट, बट हम्म। इन्फोर्समेंट इज वेयर द ट्रबल इज हियर। So I think हम्म। हर एक चीज का जो है ना, there can be multiple problems and there are different solutions to that. But I think to my mind, that's what economics is. There's economics of organization, there's economics of firms, there's economics of pricing, there's all kinds of things that we need to talk about. So quite frankly, we cannot ignore the way the energy sector is organized. Pricing is one avenue, which I fully agree with you, but there is also the way the energy system is organized. Asad Saab, you have dealt with the energy sector, you've been on the board of KE. ये एनर्जी का जो प्रॉब्लम है हमारा परसिस्टेंट है, और अब तो खैर शौक ने हमें इसको और भी नंगा कर दिया है, अब हम परेशान हो गए हैं बिल्कुल। तो आप बताइए, इसकी कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है कि स्कूल बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, ये यही सोल्यूशन है? निगत बीबी जरा प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें, बिकॉज पीपल लाइक टू सी यू पीपल टू, एंड व्हेन यू आर लुकिंग इन द कैमरा, प्लीज लुक डायरेक्टली एट द कैमरा एंड लुक गुड सो दैट पीपल कैन सी यू। निगत बीबी करिए, एंड असद साहब गो अहेड, आंसर द क्वेश्चन, सी इफ यू कैन टेल अस। जी, thank you first of all for taking me in this. देखें, एनर्जी के ऊपर बहुत सारी डिबेट और डिस्कशंस होती रहती हैं, और कुछ चीज़ें तो सबको पता है कि जो इशू अराइज हुआ है, मेजर इशू इज दी जनरेशन कॉस्ट। ये देखें, क्योंकि हमारी ये जब से वापडा को डिसमेंटल करके और आईपीपीज बनाए गए, और फिर एक सेट ऑफ आईपीपीज 90s, देन सेकंड पॉलिसी एंड देन द थर्ड पॉलिसी, तो असल जो है ना, हमारी जनरेशन कॉस्ट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो एक तो वो मॉडल्स जो है उसमें जो कैपेसिटी प्राइस का इशू है, और उसमें जो यू नो रिटर्न्स हैं, मोनोपलीज बना दी गई। दूसरा एस्पेक्ट उसमें ये है कि जो फ्यूल सेलेक्ट किया गया था, दैट वाज ऑल इंपोर्टेड फ्यूल, फर्नेस ऑयल, कंपोजिशन ऑफ द एनर्जी मिक्स। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, कंपेयर पाकिस्तान विद इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना जो है पिछले 50 साल से 60-70% जो है ना, अपना इंडिजिनियस रिसोर्सेज से वो बिजली जनरेट करते हैं, पूरी इकोनॉमी जो है ना, और बेसिकली वो कोल है। अगर आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री में भी जाएंगे ना, तो चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी और जो दुनिया डेवलप हुई है वो कोल से हुई है, स्टार्ट किया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है कोल रिजर्व्स जो है लेट डिस्कवर हुए, लेकिन जब डिस्कवर हुए उसके बाद जो है उसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। अब ये बिल्कुल क्लियर है कि द चीपेस्ट एनर्जी जो है ना, अभी भी इवन चीपर देन हाइडल इज कोल इन पाकिस्तान, अगर हम उसको ऑप्टिमल लेवल पे पहुंचाएं। थर्कोल इस वक्त भी आपका जो है ना, आउट ऑफ ऑल थर्मल, इट इज सब्सटेंशियली चीपर। और इस वक्त तो आपको इट्स नो ब्रेनर, ये जो इसके साथ अगर आप देखें, जो ईरान वॉर है, उसमें जो ऑयल प्राइसेस ने शूट करना है, और हमारा ऑब्वियसली जो एनर्जी साइड है, डायरेक्ट कंजम्पशन, ट्रांसपोर्ट, वो तो है ही इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बेस्ड। लेकिन इवन इलेक्ट्रिसिटी जो कि कन्वर्ट हुई है पिछले 8-10 साल में, रिकग्निशन हुई, और वो हमने हाइड्रो बढ़ाया है और लोकल कोल बढ़ाया है, लेकिन उसके साथ हमने इंपोर्टेड कोल और आरएलएनजी लेके आए, जो कि अब बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। Asad Sab, what you were saying, I can translate it in a very small thing. The हाँ, problem is the energy ministry, right? If everything is going to be decided by the यस, energy ministry, the energy mix, the distribution, the pricing,
I think ये fundamental economic principle आ जाता है, which we have not been able to argue, कि the energy ministry needs to be abolished. अमर साहब, would you agree with that? कि ये जो मुसीबत है ना, सेंट्रल प्लानिंग, आपने ये तो कह दिया प्लानिंग को मिनिस्ट्री को खत्म कर देना, आई एग्री विद यू. व्हाट अबाउट द एनर्जी मिनिस्ट्री जिसने इतना मेस बनाया, उसको भी अबॉलिश कर दिया जाए अमर साहब, कि नहीं? अमर, आर यू देयर? देखिए, may I comment on this? प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड. तो ऑब्वियसली मैं ब्रॉडली जो बात कर रहा था कि हमारी जो पॉलिसी, फ्लॉड पॉलिसी है, हमने वापडा को तो डिसमेंटल कर दिया, लेकिन एज यू आर सेइंग इफेक्टिवली पॉलिसी और एग्जीक्यूशन सारी इफेक्टिवली हमने मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दी. और फ्रैंकली मिनिस्ट्रीज जो है ना, वो अगर हर चीज ले लें, दूसरा उसके साथ ये भी आप फंडामेंटल एस्पेक्ट देखें ना कि पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है वो सब्सटेंशियली पब्लिक सेक्टर में है एक्चुअली. यानी न सिर्फ जनरेशन, क्योंकि आपने आईपीपी मोड में प्राइवेट सेक्टर को दिया, देवर जस्ट उनको बट आपने लीजेस दे दिए आप और बिल्कुल ठीक उसका कह भी रहे हैं, परचेज आप करते हैं. तो बिल्कुल ठीक कह रहे आपका हैं. आपका लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस इज जी जी जी, इंपॉर्टेंट गो पॉइंट अहेड, कि गो आपकी अहेड. जनरेशन वो भी पब्लिक सेक्टर में है, ट्रांसमिशन भी पब्लिक सेक्टर में है, सिंगल बिल्कुल. बायर जो है वो भी पब्लिक सेक्टर में है, फिर उसकी जो प्राइसिंग सेट करती है वो भी इफेक्टिवली पब्लिक सेक्टर करती है, एंड द रेगुलेटर जो है ना वो भी पब्लिक सेक्टर ही है इफेक्टिवली. अब मुझे तो फिर बताएं, बात वही आ गई हमारे साहब से आप पूछे. सिर्फ मिनिस्ट्री का आप इशू नहीं है ना, मिनिस्ट्री के मिनिस्ट्री, अलावा इवन रेगुलेटर जो है वो भी उनके पास है. अब मुझे बताएं, रेगुलेटर जो है जिसका काम है कि एक कॉम्पिटिटिव आपने सेक्टर डेवलप करना है सो दैट लोएस्ट कॉस्ट पे एनर्जी मिले, विच इज फंडामेंटल फॉर योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एनर्जी इज द की. हमारे पिछले 4 साल से तो आप देखें कि हमारी जो है ना एनर्जी, बजाय इसके कि बढ़नी चाहिए, एनर्जी की जो है श्रिंक हुई है आपकी ग्रिड एनर्जी जो है. तो विदाउट एनर्जी यू कैन नॉट प्रोग्रेस. और अब ये जी जो जी. आप बात कर रहे हैं ये वॉर से, अब देखें ना ये शॉक आ गया आपके पास, तो बिकॉज यू आर स्टिल ओवरली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, और इम्पोर्ट अब अगर 150-200 डॉलर्स पे चला जाता है तो आपकी इकोनॉमी तो बैंकरप्ट हो जाती है, आपकी जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है. ये बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ तो मैं बात आपकी. बट लेट मी आस्क अमार दिस क्वेश्चन. अमार, आप चले गए थे, हमारी पीछे बात हुई थी, आपने प्लानिंग मिनिस्ट्री को अगर बंद कर दो, मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ. क्या एनर्जी मिनिस्ट्री को भी बंद कर देना चाहिए कि नहीं? एनर्जी मिनिस्ट्री जिसने पिछले 50 साल से हमें, सवाए एक स्टूपिड पॉलिसी की बैक एंड फोर्थ, और प्राइसिंग का बैक एंड फोर्थ, रेगुलेशन की स्टाइफलिंग, और स्टूपिड प्रोजेक्ट लगाने के, एनर्जी मिनिस्ट्री ने हमें क्या दिया है? तो इस बात पे आप अग्री करेंगे एज एन इकोनॉमिस्ट दैट वी डोंट नीड एनर्जी मिनिस्ट्री, जस्ट लाइक वी डोंट नीड द प्लानिंग मिनिस्ट्री? मैंने दैट आई फुली एग्री विद व्हाट इज द पॉइंट. बिल्कुल मार्केट ड्रिवन ये चीज होनी चाहिए. लेकिन जो द ओरिजिनल सिन हियर इज, जैसे असद भाई ने सेइंग, इज द इट्स ए पब्लिक सेक्टर एवरीवेयर. तो व्हाई कहने हैव को वी एक, नॉट? तो पब्लिक सेक्टर अगर हम निकाल दें, लेट्स से निकालें, तो हम्म, फिर एनर्जी सेक्टर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? जिसको जितनी बिजली चाहिए होगी वो उतना बिजली लगाएगा, वो अच्छा. सप्लाई मैनेज करेगा. अभी देखें ना, अभी प्रॉब्लम क्या है. एक बड़ी अच्छी असद भाई ने बात करी यहाँ पे, सिंगल बायर. हम्म, कोई भी ऐसी चीज जिसका दुनिया में सिंगल बायर हो, क्या वो एफिशिएंटली प्राइस हो सकती है? हम्म, ठीक है, हमने ये बोला हुआ है कि जी पूरे मुल्क में बिजली की कीमत एक ही होगी, चाहे वो थर में हो जहां से वो 4 रुपए की बिजली जनरेट हो रही है, या वो साहिवाल में हो जहाँ से इम्पोर्टेड कोयले पे 15 रुपए की हो रही है, या वो आरएलएनजी प्लांट के पास हो फीचू की मलिया में जहाँ से लच्छे के 25 रुपए की जनरेट हो रही है. हमने बोला हर जगह जो है एक ही रेट होगा. तो दिस बेसिकली किसी भी किस्म के इकोनॉमिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट ये चीज जाती है, जब आप बोलते हो कि हर जगह एक ही प्राइस होगी, बजाय इसके देखने के कि जी वो कहाँ से कितने की चीज जनरेट हो रही है, उस पर क्या पे किस चीज का क्या फायदा हो सकता है. तो एक द सिंगल बायर मॉडल या सिंगल प्राइस, यूनिफॉर्म प्राइस इज द फर्स्ट डिस्टॉर्शन. जब तक इसको फिक्स नहीं करेंगे आप, कुछ और फिक्स हो ही नहीं सकता. आप बंद करने में इसलिए कोई वो नहीं है, बट जब तक आप ये बोलेंगे जी एक कीमत में इस्तेमाल होगी. अगर थर में, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, थर में का पावर प्लांट है, पावर प्लांट की दीवार के अंदर जो है जब वो बिजली जनरेट होती है तो वो 4 रुपए की होती है, उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है 4 रुपए, 4.5 रुपए.
जैसे ही वो पावर प्लांट की जो बाउंड्री वॉल है वो क्रॉस करती है, वही चीज 40 से 50 रुपए का यूनिट हो जाता है मिट्टी शहर में। तो इससे ज्यादा बड़ी डिस्टॉर्शन तो कोई हो ही नहीं सकती। उससे अब एक और मैं आपको मजे की एक बात बताऊं। जो पावर प्लांट है थर का, वहां पे जो बिजली जनरेट हो रही है वो 4 रुपए की है, 4.5 रुपए की है, 5 रुपए की, जितने की भी हो रही है, मतलब इसी रेंज में हो रही है। मगर उस पावर प्लांट के बराबर में जो कोयले की कान है, जो कोल माइन है, वहां पे जो बिजली जनरेट हो रही है वो अभी भी डीजल जनरेटर से हो रही है। डीजल इंपोर्ट किया जाता है दुबई से, और उस डीजल पे जो है वो बिजली वहां पे जनरेट हो रही है। तो इनएफिशिएंसी और डिस्टॉर्शन का ये हाल है कि इवन बराबर में जो माइन है वो भी उस पावर प्लांट से बिजली नहीं ले सकती जिसको वो खुद कोयला दे रही है, क्योंकि सिंगल बायर मॉडल है, एक ही बायर हो सकता है। सो दैट इज अ इसका कौन फंडामेंटल प्रॉब्लम। इसका कौन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्टॉर्शन? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट, विच इज द आप एनर्जी मिनिस्ट्री, No, विच इज द not एनर्जी even the मिनिस्ट्री। energy ministry. फिर कौन? The uniform price is set at a national level. बट हु डज दैट? So, the देखिए, government does. ऑब्वियसली Government does. एक जो चीज मैं बड़ा Government है ना। अब नहीं वो नहीं we एक can say कि what arm of government और क्या है क्या नहीं है, that is we can always get into the fluff at this point. But someone somewhere is saying कि जी uniform price होनी चाहिए। अब whoever देखिए that is, I हमारे don't know, साहब, but that needs to go away. एक प्रिंसिपल होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Hmm. Ministers they get the protocol, they get the portfolio, they get the mashallah VIP status, they travel first class, etc. तो यार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भी ले ना कोई। देयर नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सेक्टर में जो काम हो रहा है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी और की है। हम लोग हमेशा एज इकोनॉमिस्ट डिफ्यूज डाल देते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज अ सेट ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर जब आके एजुकेशन का पोर्टफोलियो लेता है तो वो कहता है भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए। जैसे आपको हम्म याद है दुनिया जहान में ये होता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, रेलवे मिनिस्टर रिजाइन करता है। उसने ट्रेन का एक्सीडेंट खुद तो नहीं किया, बट ही रिजाइंस। हम्म तरह एनर्जी मिनिस्टर मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेस इन एनर्जी, और डजंट ही टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? उसको शौक तो बड़ा नहीं एनर्जी नहीं मिनिस्टर बिल्कुल। बनाने का, ठीक है। तो रिस्पॉन्स हमें हमें ये कहना चाहिए कि मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम आई रॉन्ग? नहीं, आई विल डिसएग्री विद दिस। देखिए, बताइए। इसी तरह देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की आप ले सकते हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उस चीज के ले सकते हो जिसके ऊपर आपका कंट्रोल हो। ठीक है। आपका अगर उस चीज से प्लानिंग मिनिस्ट्री की जैसे हमने बात करी ना, प्लानिंग मिनिस्ट्री का क्या प्लानिंग पे कंट्रोल है? होना चाहिए। मतलब प्रोजेक्ट बनाना तो बहुत आसान काम है। ठीक है, उसका कितना कंट्रोल है उसकी एग्जीक्यूशन पे, उसकी फंड की डिसबर्समेंट, टिल द टाइम आप एम्पावर नहीं करोगे। आप जैसे अभी भी जो है, पिछले हफ्ते 2 दिन पहले, द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन द कंट्री। इवन द प्राइस ऑफ मेडिसिन इज डिसाइडेड बाय द फेडरल कैबिनेट। आई डोंट नो आजकल हो रही है या नहीं हो रही, बट फॉर अ ब्रीफ मोमेंट इन टाइम जो ये पैरासिटामोल की कीमत थी ये बड़ी वो भी जो है फेडरल कैबिनेट डिसाइड कर रही थी। तो व्हेन दिस हैपेंस, मतलब फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं जी, आई अगेन ये वुड स्टिल से। बड़ी बड़ी साउंड सही बात कर रहे हैं। ये मैं आपको बताइए बताऊं बताइए। कि पाकिस्तान में एक तो हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है ना, ये नहीं पता चलता कि हु इज इन चार्ज रियली। आप ये जो मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो इतनी सेंट्रलाइजेशन है, हर चीज प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है या कैबिनेट के पास जाती है। मिनिस्ट्रीज आर नॉट एम्पावर्ड टू होल्ड देम अकाउंटेबल, और अगर वो मैसअप कोई करता है तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। तो जब देखिए यार देखिए, बेसिक चीज पर ना। मैं खुद रहा हूँ प्लानिंग में, बिल्कुल, एंड आई रिकग्नाइज हम्म, माई फेलियर एंड आई एडमिट इट ऑल द टाइम। बट आई हैव नेवर सेड, प्राइम मिनिस्टर इतना डर गया था, मेरे से बात नहीं करता था, हफीज के थ्रू बात करता था। हफीज भी मुझे कुछ नहीं कहता था। पॉइंट ये है, और मैं बार बार गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता था। हफीज मुझे कहता तुम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो, क्यों करते हो? मैं कह जी ये काम तो ठीक करे ना। देखिए, एवरी मिनिस्टर हैज टू एक्सेप्ट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर नहीं कर रहा मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट मेक देम एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम उनको आउट दे देंगे, नहीं प्राइम मिनिस्टर का कसूर है ये, वो तो गलत बात है। मिनिस्टर्स जो बैठे हुए हैं, दे मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सीट्स, बिकॉज एज आई सेड, दे टेक द प्रोटोकॉल, दे टेक द मनी, दे टेक द पर्क्स, दे गो टू वॉशिंगटन, दे गो टू एंजॉय देमसेल्फ। तो ये भी बहुत जरूरी बात है। तो एक तो ये बात है, बट लेट्स गो ऑन, लेट्स मूव ऑन लिटिल बिट। मेरा सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मिनिस्टर बनाया गया या किसी दूसरे को मिनिस्टर बनाया गया एनर्जी सेक्टर के लिए, और उन्होंने क्या करना है, कंपटीशन क्रिएट करने की दूसरी कंपनी को उन्होंने ओपन वो देना है, तो मिनिस्टर के पास इख्तियार है? क्या मिनिस्टर ये चीज कर सकता है? जब मिनिस्टर यार नहीं अगर नहीं सकता कर सकता, तो देखिए ये वो सब मेरे सवाल, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
देखिए, अगर नहीं कर सकता तो घर जाए भाई, प्रोटोकॉल लेने के लिए नहीं बैठा हुआ। नंबर दो, अगर नहीं कर सकता, एक रिपोर्ट तो छाप सकता है, जैसे मैं नहीं कर सकता था कुछ भी, मैंने रिपोर्ट तो छाप दी कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। रिपोर्ट तो छापे, बताए तो सही क्या है। कैबिनेट समरी लेके जाए, समरी कितनी कैबिनेट लेके गए बताएं, कितनी चीजें की इन्होंने, ये जी, तो मैं पता मैं चले ना। मैं बताऊं उस पे, इफ यू अलाउ बताइए, मी। बताइए। देखिए, ये जो आप इश्यूज रेज कर रहे हैं ना, बिफोर डिस्कसिंग दी सेक्टर एंड एनर्जी इश्यूज, असल बात यही है जो ये सवाल भी इन्होंने रेज किया कि कभी तो ये पता नहीं चलता कि हु इज इन चार्ज, और इतनी सेंट्रलाइजेशन है इफेक्टिवली। आइदर देयर इज जो जो सिस्टम है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हमने जो बनाया है ब्यूरोक्रेट्स ने, वो हर चीज जो है कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास जाए या कैबिनेट के पास जाए। और फिर ये जजमेंट भी जो आ गई सुप्रीम कोर्ट की आफ्टर 18th अमेंडमेंट, के मुस्तफा इम्पैक्ट्स में थी या किसी में थी, कि जी प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं, अब कैबिनेट में जानी चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें जो है ना कैबिनेट में जाती हैं, तो गवर्नेंस का भी बड़ा गर्क हो गया है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि मिनिस्टर्स जो हैं अगर इंचार्ज नहीं है तो रिजाइन क्यों नहीं करते, तो बात यह है कि यार अनफॉर्चुनेटली लोग ही ऐसे सेलेक्ट होते हैं। करेक्ट, हम जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो लीडर होता है, वो ऐसे मिनिस्टर्स लगाता है जो उसके फॉलोअर्स हों, जो उसके असद साहब, लॉयलिस्ट आई हों। फुली, इट्स असद साहब, आई फुली कॉम्पिटेंस एग्री एंड विद यू। कैरेक्टर इज नॉट द क्राइटेरिया ना। द होल फंडामेंटल इशू जो है ना, मुल्क इसलिए नहीं चल रहा कि इट इज नॉट कॉम्पिटेंस एंड मेरिट एंड इंटेग्रिटी बेस्ड। अगर ये वैल्यूज ले आए आप, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। नहीं जी, आई थिंक इट इज ये रॉकेट सारी साइंस। असद चीजें जो साहब, हम कह रहे हैं उनको असद पता साहब, है। ये मैं आपसे एग्री नहीं करता, इट इज नॉट रॉकेट साइंस। ये ये जो एक हमारे मुल्क में रीत फैल गई है कि एवरीथिंग अबाउट द इकोनॉमी इज नॉट रॉकेट साइंस, आई डोंट एग्री विद। इकोनॉमी इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड नहीं नहीं, बिकॉज मैं सिंपल वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। नहीं, वैल्यूज हमारे पास, उसके वैल्यूज। जी, जी। मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं होगा तो आप अच्छे देखिए, इकोनॉमिस्ट भी तो मेरिट नहीं ला बेस्ड सिस्टम सकते में ना यार। 100% एग्री विद यू, मेरिट बेस्ड सिस्टम इस मुल्क में आ ही नहीं। वी तो हैव, फिर नथिंग कैन इम्प्रूव। अग्रीड अग्रीड, बट लेट्स मूव बियॉन्ड दैट, ठीक, मान गए। पॉइंट इज कि हमें कहीं ना कुछ एस्टेब्लिश करना है ना। अगर मैं पढ़ूं ऑर्गेनाइजेशन थियरी, जो जी हमारे अली सलमान साहब आइए, ऑर्गेनाइजेशन थियरी पढ़ूं, ऑर्गेनाइजेशन थियरी डजंट वर्क विदाउट डेलीगेशन, विदाउट इंसेंटिव्स टू परफॉर्म, विदाउट द एबिलिटी टू बी एबल टू कंट्रोल योर रिसोर्स। तो अगर इतना डिफ्यूज सिस्टम रखा हुआ है तो उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। अली सलमान साहब बताइए, क्या ख्याल है आपका? Ji, first of all, my apologies. I could not join earlier. I think दो चीजें इस वक्त हो रही हैं, जहां पर हम सिस्टम्स की बात कर रहे हैं ना, तो सिस्टम में एक बड़ी तब्दीली आई है कि हमने एक तो टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग तो पहले भी हो रही थी, लेकिन अब वो टॉप जो है वो मजीद कॉम्प्लेक्स हो गई है। वो अब SIFC के साथ हमने देखा है कि टॉप के ऊपर यानी एक तरह से डुप्लीकेटिव डिसीजंस हो रहे हैं। जो मेजर डिसीजंस हैं वो SIFC के जरिए होते हैं या उनकी अप्रूवल के साथ होते हैं। और वो डिसीजन इस तरह है, उसकी ज़ाहिर है पहले भी हमें कैबिनेट के जरिए तो कोई इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती थी कि वर्किंग पेपर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो अब मजीद उसके अंदर एक एक कॉम्प्लेक्सिटी के लेयर का इजाफा हो गया। अब इसके अंदर जो मिनिस्टर्स का रोल है वो भी इस वक्त मुझे लगता है काफ़ी लिमिटेड हो गया है। और जब तक कि हम इस क्लैरिटी में नहीं चलते कि भी अच्छा हु हैज़ द पावर, उस वक्त तक ये चीज़ें भी आगे नहीं बढ़ेंगी। उसका बस ये फायदा हुआ है बाज़ सूरतों में, जैसे कोई चीज़ें अगर नहीं चल रही थी, सिस्टम तो चेंज नहीं हुआ लेकिन कुछ डिसीजन मेकिंग में कोई जैसे बिजनेसेस, ये लार्ज बिजनेसेस ये कहते हैं कि हमें पहले जो एक बड़ा देर लगती थी किसी फैसले के अंदर पहुंचने में, किसी फाइल की अप्रूवल में, उसमें अगर SIFC इन्वॉल्व हो गई है तो उसमें एक तेजी आ जाती है। तो जिन लोगों के पास एक्सेस है, जाहिर है ये वही ग्रुप्स हैं जो कि बड़े लार्ज ग्रुप्स हैं, उनको इस सिस्टम में चेंजेस का ये फायदा हो रहा है। लेकिन वो खुद SIFC वाले भी अब कहते हैं, उनके सेक्रेटेरिएट भी कहता है कि हमने कोई हम प्रोसीजरल चेंजेस नहीं ला रहे हैं, हम कोई सिस्टमैटिक चेंजेस नहीं ला रहे हैं, वी आर जस्ट रिएक्टिंग टू व्हाट कम्स टू अस। That's great. सो That's wonderful. So what we need is an SIFC, an arbitrary authority, and an arbitrary decision making to make things work.
मैंने तो इकोनॉमिक्स में ये नहीं पढ़ा। जेंसन मैकलिंग पढ़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन थियरी, वो किसकी किताब थी, बड़ी मजेदार, आप पढ़े हैं। वो सब कहते हैं कि भाई दिस लाइंस ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग हैव टू बी वेरी क्लियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग हैज़ टू बी वेरी क्लियर। आफ्टर ऑल देखिए, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, IBM, गूगल, ये चीज़ें, ये देखें, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि मैकडोनल्ड पाकिस्तान में है। मैंने मैकडोनल्ड, अभी मैं रिसेंटली बाहर गया था, जितने मुल्कों में फिरा वहाँ मैकडोनल्ड होता है। मैकडोनल्ड कैसे चल रहा है? मैकडोनल्ड का CEO कभी पाकिस्तान नहीं आया, बल्कि जितनी कंपनी यहाँ है, नाइकी का CEO कभी यहाँ नहीं आया। वो चल रहे हैं, सिस्टम्स कैसे चल रहे हैं, उन्होंने डेलीगेशन की हुई है, उन्होंने लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई हुई हैं। सिटी बैंक ने यहाँ से कितने प्रॉफिट्स बनाए हैं, आपके सिटी बैंक के औरंगजेब साहब बैठे हुए हैं, सब काम करते हैं। तो हम कहते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन थियरी इस मुल्क में यूज ही नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। क्यों अमर साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। नदीम डेलीगेशन तो साहब, सॉरी, मैं एक सॉरी मैं इंटरवेंशन ये कि कॉर्पोरेट का एग्जांपल थोड़ी सी मुश्किल होगा गवर्नेंस के ऊपर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत इन्वॉल्व है हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर। कॉर्पोरेट का तो स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है ना, वो तो एक बोर्ड है और उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमारे केस में ये हो रहा है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी जो टॉप की है वो मजीद बढ़ गई है, इसको एग्जामिन करने की जरूरत है। सॉरी, ठीक, गो नहीं, अहेड। इसको एग्जामिन तो करने की घूम जरूरत है फिर अली के साहब। नदीम आप उसी पे आ जाते हैं, गवर्नेंस के ऊपर नहीं जी, गवर्नेंस को अल्टीमेटली। बिल्कुल आ जाते हैं, पर गवर्नेंस के ऊपर कोई प्रिंसिपल तो अडॉप्ट करें। मेरी जो मुसीबत है वो ये है कि हमारे इकोनॉमिस्ट गवर्नेंस को एग्जामिन नहीं करते। अभी इशरत का आर्टिकल था कल डॉन में, उसने 5-7 आइटम दे दिए, ये भी कर दो, लीड कैप्चर भी खत्म कर दो, ये भी कर दो। यार दीस थिंग्स डोंट मीन एनीथिंग। गवर्नेंस का जो सिस्टम है, अनलेस यू अप्लाई कॉर्पोरेट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन थियरी है, गवर्नेंस का सिस्टम बन नहीं सकता। अली साहब जो कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, पॉलिटिकल इकोनॉमी आ जाती है, तो फिर तो गवर्नेंस का सिस्टम बना ही नहीं सकते हम कभी। तो वही वही तो है फिर ना, क्या है, ये व्हाट इज द पॉलिटिकल गवर्नेंस? इकोनॉमी एंड गवर्नेंस जो है ना, उसमें ये चीजें आती हैं जो आप बात कर रहे तो हैं। फिर दे नॉट। मेरिटोक्रेसी भी आती है, वैल्यूज भी आती हैं। वो अगर फंडामेंटली ठीक नहीं है, देखें आपका पता ही नहीं है इस वक्त तो, जो आप एक जमाने की बात कर रहे थे, वो डिफरेंट लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज और डिफरेंट टाइम्स में थोड़ा थोड़ा फर्क हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजन इन डिसीजन मेकिंग, and we have made a system whereby either we don't take decisions or the chances of taking flawed decisions is very very high on a day to day basis, important decisions। और फिर जब क्राइसिस आता है ना, जैसे अब हम क्राइसिस में बैठे हैं इस वक्त, अगर 150 और $200 पे चली जाती है दुनिया, आप आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ टू अंडरस्टैंड कि ये मिडिल मिडिल ईस्ट, आप ये देखें ना, ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थी, गल्फ कंट्रीज, वहां पर इतनी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही थी, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड very stable, they were considered very peaceful, they were considered very good from the enforcement of law perspective। अब वहां पर कितनी अनसर्टनिटी आ जाएगी। और ये जो हुर्मुस का इशू है, जहां पर ब्लॉकेड है 20% ऑफ द ऑयल, अब यहाँ पर ये अगर वॉर खत्म भी हो जाए तो ये अनसर्टनिटी वहां पर कंटिन्यू होनी है। तो मुझे तो लगता है कि इस वक्त जो इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमीज नहीं जी, हैं, वो लाइक आपकी बात पाकिस्तान, बिल्कुल। हम्म, असद साहब, मैं आपकी तो बात मैं मैं बिल्कुल, मैं एक पॉइंट मैं जो ड्राइव बिल्कुल मान करना रहा चाह हूँ। रहा हूँ, मेरा पॉइंट सिंपल सा एनर्जी ये। सिक्योरिटी। आप एनर्जी की जो बात कर रहे हैं ना, जो फंडामेंटल है, और पॉलिसी शुड बी ड्रिवन बाय एनर्जी सिक्योरिटी। मैं ये 10 12 15 साल से कह रहा हूँ। आई डोंट नो एनर्जी अगर देखें सिक्योरिटी। ना, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास सोलर अबंडेंस में अवेलेबल है, हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, हमारे पास कोल है। अगर हम ये कॉम्बिनेशन में हम कर दें तो आपकी जो है अच्छी खासी मसला जो हल हो जाता है। मैं आपको जो पहला एग्जांपल दे रहा था ना, अगर आप इंडिया और चाइना से कंपेयर करें पाकिस्तान की इकोनॉमी को, एक मेजर फर्क यह है कि उनका जो एनर्जी है 60 70% जो है ना कोल से आती है, शुरू से 50 साल से आती है। हम अभी उसको रिड्यूस किया है, हमने कुछ इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन इतनी स्पीड से हम नहीं किया हमने कि हम पर बिल्कुल हम सिक्योर हो देखिए जाए। ना, असद साहब, यही तो मैं रो रहा हूँ। हम जो है, हम इज द एनर्जी मिनिस्ट्री, हम इज नॉट यू एंड मी। हम इज द एनर्जी मिनिस्ट्री। हमने एक यार मिनिस्टर अपॉइंट हम में किए बहुत हुए। सारे लोग हैं, तो आई फिर, थिंक। मुझे तो नहीं फिर तो, आई आई विश के एनर्जी मिनिस्ट्री होती। एनर्जी मिनिस्ट्री भी जो है ना, चलें, वो फिर इट डजंट देन नो देन कि उसके पास लेट्स। कितना पावर। अच्छा, एनर्जी इज हमार साहब ब्रोकन आपने इनटू अपने आप टू। को साइडवेज कर दिया। हमार साहब अपने आप एनर्जी भी साइडवेज एक नहीं कर है ना, दिया।
पेट्रोलियम अलग है और पावर अलग है यार, व्हाई you need to combine this. Okay, Why let do me you have let's two let's regulators? बिल्कुल ठीक है, लेट्स मूव ऑन अ लिटिल बिट। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मैं तो सिंपल सी ये बात कह रहा हूँ कि ठीक है, इट्स अ गवर्नेंस प्रॉब्लम, अग्रीड। एवरीथिंग इवेंचुअली बिकम्स अ गवर्नेंस प्रॉब्लम बिकॉज इट्स हाउ वी ऑर्गेनाइज सिस्टम्स, and this is something that our economists don't pay attention to. We treat it very trivially, कि either it's the cabinet's fault or it's somebody else's fault. But what is the governance problem? Governance problem जो सारे Nobel Prize winners कहते हैं, it's a set of rules. Do we have any rules here? एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी शुड टॉक अबाउट, एंड वी शुड से कि रूल्स हैं क्या हमारे, ठीक है ना। इसीलिए फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि एक तो चीज़ है, कैन वी हैव थिंग्स लाइक कि भाई टर्म लिमिट्स हैं कि नहीं। कैन वी हैव थिंग्स लाइक कि ये इलेक्शन जो होती है, अब ट्रंप की इलेक्शन में जो बात हो रही है, आज भी टीवी सारा कह रहा है कि ही इज़ फेसिंग एन इलेक्शन इन नवंबर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, विच इज़ वाई हिज ईरान पॉलिसी विल बी शेप्ड बाय हिज इलेक्शन इन नवंबर। उसकी इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन किसी और की है। हमने 5 साल के लिए इलेक्शन इनको दे दिए कि 5 साल जो मर्जी करें, बीच में कोई इलेक्शन ही नहीं है, लोकल गवर्नमेंट है कोई नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इनके हाथ में है। फिर हमने सिविल सर्विस का जो रिफॉर्म है उसकी जो मैं बात करता रहता हूँ कि सिविल सर्विस हमारी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में है ही कोई नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे साहब, आप तो एनर्जी मिनिस्ट्री में काम करते रहे, डू वी हैव एनी रिपोर्ट ऑन द एनर्जी सिचुएशन फ्रॉम द एनर्जी मिनिस्ट्री? Yes, I mean the ministry बोले या regulator बोले, the regulator churns out reports on a daily basis. Again, see, the problem isn't the report. Reports come dime a dozen. मैं आपको वही चीज जो है पिछले 25 साल से एक ही जगह पे लिखी हुई दिखा सकता है मुख्तलिफ अंग्रेजी के अल्फाज में। इट्स नॉट द रिपोर्ट, इट्स एबिलिटी टू टेक एक्शन, कि क्या आप उस पे अच्छा, एक्शन कौन ले सी सकते हैं रिपोर्ट या है जरा नहीं ले बता सकते। दीजिए, एक सेकंड मुझे बता दीजिए नहीं कौन सर, सी आप रिपोर्ट। नेपरा की वेबसाइट पे जाएं, उसमें स्टेट ऑफ नेपरा की इंडस्ट्री वेबसाइट पे रिपोर्ट। आईजी साहब मुझे पता है, आईजी साहब नहीं पता है। नहीं, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट कम्स एवरी ईयर। स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ इंडस्ट्री बिल्कुल इंडस्ट्री आती है, रिपोर्ट, बिल्कुल आती है। आप क्या उसमें उसमें सारे लिखा हुआ मसाइल बड़े खुल के डिस्कस होते हैं, इट्स है वेरी उसमें? क्लियर। अच्छा, वेरी क्लियर, तो बता दीजिए क्या मसाइल है। आई थिंक मसाइल हम डिस्कस कर चुके हैं अभी इस नहीं वक्त सारे। बताइए क्या क्या, मतलब ये अनपेड बिल्स, अनपेड बिल्स हैं, थेफ्ट है, अनपेड बिल्स है। यूनिफॉर्म प्राइसिंग है। अच्छा एक सेकंड, लेट्स मूव ऑन वेरी क्लियरली। अनपेड बिल्स, मुझे याद है जब मैं देखता था, अनपेड बिल जो हैं वो पता नहीं कितने साल पुराने हैं, ठीक है। हम्म, देयर इज नो एजिंग ऑफ द बिल्स, दे डू नॉट वो भी अलाउ। है, द एजिंग इज आल्सो अवेलेबल। नहीं एजिंग इज एजिंग आल्सो अवेलेबल नहीं कि हाउ अवेलेबल, मच इज। बट फिर बड़ी सिंपल बात है, जो अनपेड बिल्स 3 महीने ज्यादा होता है, इट शुड बी संक कॉस्ट, इट शुड बी ऑफ द बुक्स, ठीक नहीं, है ना। someone somewhere needs to take that hit then ना, someone somewhere needs to take a loss। अब ये There's यहाँ पे only वाली one चीज आ person, जाती है। ये मेरी हफीज से रोज लड़ाई होती थी, हफीज कहता कौन लॉस लेगा, मैंने कहा तुम लोगे। हम्म मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इफ यू वांट ओनरशिप टेक द लॉस, इफ यू डोंट हम्म वांट ओनरशिप फिर और बात है। ओनर हाँ ऑलवेज टेक द लॉस, इजंट दैट राइट, एम सही। आई राइट और रॉन्ग? तो आई थिंक यहाँ पे फिर वही गवर्नेंस वाली बात आ जाती है। इफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज टेकिंग द लॉस, देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शुड आल्सो बी अलाउड टू रन इट। तो वो कर रहा करती है, दे डू रन नहीं, इट। तो ऑपरेशंस में सो आई थिंक यहीं पे है ना, दिस इज वेयर द जो गवर्नेंस वाली बात है, जो डिफ्यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, वो आ जाती है कि जिसकी वजह से लॉस हो रहा है, जिस इनएफिशिएंसी से लॉस हो रहा है, वो लॉस नहीं ले रहा है, लॉस कोई और एक एंटिटी ले रही है। तो तो व्हाई फिर वुड हमें वी बॉदर आइडेंटिफाई फिक्सिंग करना है इट इन ना, द फर्स्ट प्लेस। तो फिर हमें आइडेंटिफाई करना है ना। क्यों अली सलमान, ये बताइए, हमें आइडेंटिफाई नहीं करना कि कौन क्या काम कर रहा है, या वी वांट टू लीव इट डिफ्यूज? आई डोंट सी व्हाई वी शुड लीव इट डिफ्यूज। एक सिस्टम बना नहीं, बिजली का सिस्टम कभी नहीं बना, बिजली का सिस्टम बिल्कुल फारिग बैठा हुआ है। मुझे डिस्को नहीं पता कौन सा है, लाहौर का डिस्को कौन सा है भाई? लेस्को है। लेस्को एक जॉइंट कॉरपोरेशन है, इसका हमें पता ही कोई नहीं। लेस्को का चीफ कौन है? वो एक ग्रेड 20 ऑफिसर है। लेस्को का चीफ सारा वक्त एनर्जी सेक्रेटरी के सामने बैठा रहता है, एनर्जी सेक्रेटरी उसको जब मर्जी ट्रांसफर करता है। बोर्ड्स, मैंने खुद बोर्ड्स ट्रांसफर किए, चेंज किए थे एनर्जी के, बड़ी मुश्किलों से बोर्ड चेंज किए, सिविल सर्विस हिट बैक, एंड विद इन 30 डेज द बोर्ड्स वर बैक टू देयर फ्रेंड्स। अब क्या करें? तो अल्टीमेटली मुझे तो लगता है एनर्जी सेक्रेटरी इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम, या नहीं? और एम आई रॉन्ग? अली सलमान साहब बताइए। नहीं इस पे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का इस वक्त मेन कंट्रोल है डिस्कोस के ऊपर भी। अभी रिसेंटली एक नेपरा और मिनिस्ट्री के दरमियान भी इख्तलाफ पैदा हुआ है ये रिपोर्ट्स के ऊपर।
जिसमें नेप्रा ने आइडेंटिफाई किया था प्रॉब्लम्स की, अभी हम भी बात कर रहे थे, लेकिन मिनिस्ट्री सीम्स टू बी सेइंग कि हम अब आगे जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मिनिस्ट्री तो ये कह रही है कि गवर्नमेंट एटलीस्ट इन द फ्यूचर गवर्नमेंट की जो बाइंग है एज अ सेंट्रल परचेज बायर, वो बिल्कुल हमने खत्म कर दी है। फ्यूचर में गवर्नमेंट कोई परचेज नहीं करेगी। आई सी इट एज अ गुड इंटेंट ऑफ रिफॉर्म। अगर ऐसा इम्प्लीमेंट हो जाए तो एक मेजर वो उसमें आएगा। फिर ये कि इवेंचुअली वो कम्पेटिटिव मार्केट्स जो है वो काफी सालों से हम सुन रहे थे, अब उसकी तरफ थोड़ी सी हमें नजर आ रही है कि जी अब बन जाएंगी, जब इनके व्हीलिंग चार्जेस का मसला हल हो जाएगा। तो ये वो सिस्टमैटिक चेंजेस हैं जिसकी ऊपर बात तो काफी अर्से से हो रही है, लेकिन कोई इसका वो नहीं हुआ, एक्शन नहीं हुआ। सो अभी तक मिनिस्ट्री ही रिस्पॉन्सिबल है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर रोल प्ले करती है। सब्सिडीज अभी देखें कि कर्टेल नहीं हो सकी अभी भी। 90% ऑफ सब्सिडीज इन द फेडरल बजट आर पावर सेक्टर सब्सिडीज। और उसके अंदर जो है वो ज़रा लॉसेस भी हैं, उसके अंदर टैरिफ्स का इशू भी है, उसके अंदर जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं उनकी प्रोटेक्शन का इशू भी है। तो ये अभी अपनी जगह सारे मसाइल बाकी हैं। लेकिन ये कि आई थिंक जहां पर हमें जैसे अभी सोलर का आ गया, सोलर के जो रिवोल्यूशन आया है वो विदाउट किसी प्लानिंग क्या है। अब गवर्नमेंट उसको भी एक तरह से, गवर्नमेंट ने वो जो बिलिंग सिस्टम चेंज किया है उसको भी रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। I think it's much more complex, especially in the presence of IPP contracts. IPP के साथ हमारे renegotiations भी हुई हैं, लेकिन अभी भी वो जो उनका एक मेजर जो सर्कुलर डेट का इशू है, वो बाकी है। सर्कुलर डेट को हमने मैनेज करने की कोशिश की लास्ट ईयर, वो बैंकों के जरिए, वो हमने एक लॉन्ग टर्म लोन के जरिए किसी हद तक सेटल किया, लेकिन इट विल कम बैक। सो दीज आर दी डेवलपमेंट्स जो कि अभी एनर्जी सेक्टर में हो रही हैं। सो आई थिंक हमें इन चीज़ों को लेकर चलना चाहिए कि जो जो गवर्नमेंट सोल्यूशन लेके आ रही है, क्या है वो वायबल सोल्यूशन है या नहीं है, और क्या चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। देखिए अली साहब, ये प्रॉब्लम जो है ये 40 साल से चल रहे हैं, बल्कि ज्यादा 50 साल से। असल सब कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। आर वी सो बैंकरप्ट वी हैव नो सोल्यूशन? देखिए सॉल्यूशंस तो हम सारी बात करते रहते हैं, नहीं, सॉल्यूशंस बताइए हैं। ना क्या है, मुझे तो वही लेकिन नजर आता लेकिन उस पे बात यह है कि आई थिंक इट कम्स डाउन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, जैसे हम है। नहीं नहीं जी वही नहीं, आई कह डोंट रहे एग्री। हैं। अगर आई डोंट सी अच्छे, एनी सोल्यूशन। देखिए डिसीजन मेकिंग ही नहीं हो रही ना। ये व्हीलिंग की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस व्हीलिंग, ये कितने साल हो गए हैं व्हीलिंग का प्रोविजन आया है, लेकिन वो इन्फोर्स नहीं हो सकता इस मुल्क क्यों में। नहीं हो सकता? हमारे साथ इसलिए बताइए क्यों नहीं हो रहा इसलिए बिल्कुल? कि जो आपका रेगुलेटर है वो भी इनकॉम्पिटेंट है। वो सिर्फ रिपोर्टें अच्छी लिख लेता है, लेकिन इफेक्टिवली काम सही नहीं करता। इसी तरीके से बिकॉज आप लोग मेरिट पे नहीं लगाते, उनके मेंबर्स जो हैं एक्स ब्यूरोक्रेट्स को लगा देते हैं। और मिनिस्ट्री की फिर आपने बात फिर की। आ गई ना बात, फिर आ गई ना बात, अल्टीमेटली बात आके द बक स्टॉप्स एट द ब्यूरोक्रेसी। Buck stops at the PAS club, which is the mafia which operates to benefit itself. बक स्टॉप्स एट द पॉलिटिकल लीडरशिप, जो है Political, बिल्कुल। whoever is in charge, I mean the political parties and the people who control the political Okay. parties. तो फिर we सीधी need to बात। change the politics, फिर we need to change the politics। कहीं तो सोल्यूशन पॉलिटिक्स आती है आप ना। फिर पॉलिटिक्स आप फेयर पॉलिटिक्स अगर ले आए तो फिर चीजें, हम गलतियां करेंगे लेकिन डायरेक्शन शायद आगे आस्ते तो फिर आस्ते we दुरुस्त want करें। तो फिर we want to talk about constitutional reform, we want to talk about term नो limits, नो we नो want to नथिंग, talk about नहीं कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन यार। नहीं हम नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ देते हैं। आप रिफॉर्म तो बात की बात है ना, पहले जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तो इम्प्लीमेंट करें ना आप। नहीं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन तो में हमने देखिए इम्प्लीमेंट सीधी की है? हमने ब्लंट बात कॉम्प्लीमेंट जो है नदीम, बात यह है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, इट इज नॉट वर्थ एनीथिंग इफ यू डोंट इम्प्लीमेंट इट। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को की ऐसी की तैसी कर दी है यार, सीधी बात है। नहीं जी नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी अच्छी इंप्लीमेंट हुई है। 40 साल से भुट्टो बैठे हुए, 40 साल से शरीफ बैठे हुए, और क्या चाहिए हमें? और क्या चाहिए हमें? हमारे पास डायनेस्टीज पूरी बैठी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्कीज हैं। आप कह रहे हैं इंप्लीमेंट नहीं हो रही, और क्या ये, और क्या चाहिए? इंप्लीमेंट हो रही है। हमारे साथ बताइए कि ये क्या चक्कर है? आप कह रहे हैं कि बड़ी रिपोर्ट्स है, बड़ा कुछ है, तो व्हाई इज इट दैट वी कांट गेट व्हीलिंग गोइंग? Sir, why can't we get wheeling going? Because whenever you have power, when you are a control, you don't want to give it up. If you are the single buyer, if you are the single buyer and you can control everything, why would you want to give this up? तो फिर वो मिनिस्ट्री It's में बात आ गई।
नहीं, आप वो किसी पे भी बात डाल दें ना, जो भी सिंगल बायर है, द स्टेट इज अ सिंगल बायर। अब स्टेट को आप किसको बोलते हैं? आई विल स्टेट नॉट का से मिनिस्ट्री इज द स्टेट। ये स्टेट का मिनिस्ट्री फंक्शन से ज्यादा आप देखें ना, लेट्स टेक टू द बक स्टॉप्स एट वेयर द प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट। मैं आपको बताऊं, मिनिस्ट्री में भी पावर्स नहीं है उनके पास। हर चीज जो है ना, आप ब्यूरोक्रेसी की जो बात करते हैं, सही है, ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि इफेक्टिवली वो हर चीज को सेंट्रलाइज करा दिया है। ठीक है। और आपको मैं एक बताऊं, मैंने तो जो ऑब्जर्व किया है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं भी गवर्नमेंट में रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सारी पावर जो है ना, उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया है कि वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है या चीफ मिनिस्टर के पास होती है प्रोविंसेस में, अच्छा जी, या फिर जो उनको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, एनर्जी पे काफी मिनिस्टर्स, बात हो गई। इवन मैं एक और वो चीज रेज सारी जो करना चीजें हैं ना, हर चीज समरी जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर को जाती है। तो ठीक है। या पड़ी रहती है, या फिर वो अपने जो मिनिस्टर जो भी सोचे, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उसका डिफरेंट डिसीजन कर देता है। ठीक। ओके जी, लेट मी टर्न टू अनदर सब्जेक्ट वेरी क्विकली बिकॉज टाइम हो रहा है। आईएमएफ, आईएमएफ बड़ी बात होती है रोज। आईएमएफ, आईएमएफ का इंतजार कर रहे हैं। आईएमएफ आ जाएगी, आईएमएफ करेगी। प्रोग्राम का क्या आपका ख्याल है? क्या सिचुएशन है? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एंड हाउ बैडली डू वी नीड इट? अशफाक साहब हमारे एक दोस्त हैं जो आते नहीं, वो कहते हैं मैं आपके साथ बैठ के बात नहीं कर सकता, मैं बहुत बड़ा आदमी, मैं इकट्ठा बैठ के बात नहीं कर सकता। अशफाक साहब कहते हैं आईएमएफ का प्रोग्राम। अमर साहब, व्हाट डू यू थिंक? So there was noise there, echo there. What about the IMF? मैं कह रहा हूँ जी, अशफाक साहब जो कहते हैं मैं लोगों के साथ बैठ के बात नहीं कर सकता बिकॉज आई एम टू इम्पोर्टेंट, वो कहते हैं कि जी, अशफाक साहब कहते हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम को किक कर दो, और गवर्नमेंट भी कहती है किक कर दो। कैन वी किक द आईएमएफ प्रोग्राम? आई मीन अगर जो हमारे जो फिजिकल मसाइल हैं उसको मैनेज कर लें तो बिल्कुल वी कैन किक द प्रोग्राम, वी शुड किक द प्रोग्राम। तो बट कैन बताइए। वी मैनेज इट फिजिकली, दैट इज द प्रॉब्लम। आपने शुरू में ये बात करी कि जो है बजट डेफिसिट या बैलेंस या व्हाटएवर जिस किस्म का भी डेफिसिट है, इफ वी फिक्स दैट तब आप बिल्कुल किक कर दें। अगर जब तक फिक्स नहीं कर सकते तो आप किक नहीं कर सकते। तो फिर बताइए, व्हाट इज, डू वी हैव एनी वे ऑफ फिक्सिंग इट कि नहीं? आपकी आवाज कुछ इको हो गई है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आवाज एको हो गई है। शिट, व्हाट बहुत दिस? ज्यादा एको हो रही है। ओके, लेट मी सी, इज दिस बेटर? या, दिस इज ओके, बेटर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिर आईएमएफ का प्रोग्राम अगर हमने किक करना है, फिजिकल सिचुएशन ठीक करनी, डू वी हैव एनी वे टू फिक्स द फिजिकल सिचुएशन? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब जैसे एक वो होता है, मतलब अखराजात कम करें और आमदन बढ़ाए, यही एक तरीका है। मतलब दुनिया में मतलब हजारों साल से यही चीज चल रही है, अखराजात कम करो आमदन बढ़ाए। और अखराजात में आपको पता है अखराजात कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। क्यों अली, योर टेक? नहीं, इस वक्त तो देखे ना, हमारा आईएमएफ का जो प्रोग्राम का एक बेसिक रैशनल या उसकी जरूरत तो आती थी, अभी भी आती है, वो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से आती है। अखराजात भी ज़ाहिर है उसके अंदर इम्पोर्टेंट है, अल्टीमेटली इट ऑल गोज टू फिस्कल। दोबारा लेकिन इको हो रही है आपकी आवाज। फिर इको और जी नहीं सर, आप सॉरी, माइक बंद कर दे, जब बोल रहे हो तो खोल ले, उसके अलावा बंद कर दे। जी बोलिए, ये अली साहब जो बोलिए। मैं जी अर्ज कर रहा था कि जो आईएमएफ का प्रोग्राम का बेसिक रैशनल तो आता है, वो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से आता है। सो हमारी जो एक्सटर्नल फाइनेंस की कैपेबिलिटी है वो हमने अभी तक मतलब उसको फंडामेंटली इम्प्रूव नहीं किया। अभी भी हम रोल ओवर्स की ही बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली जाकर हमने बड़ा वो प्राइवेटाइजेशन भी कर ली हमने। एक चले नाम से ही सही, एक सुपरफिशियली सही, एक गवर्नमेंट की राइट साइजिंग की बात तो शुरू कर ली। उसका फिजिकल इम्पैक्ट अभी नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट देयर इज सम मूवमेंट टुवर्ड्स दैट। लेकिन जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अभी समझ नहीं आता, क्योंकि हम एक्सपोर्ट नीचे जा रही हैं, रेमिटेंस हमारी बस वही चल रही है, रेमिटेंस के ऊपर ही हम बेसिकली सरवाइव कर रहे हैं। या फ्रेंडली कंट्रीज के साथ, अभी वो सऊदी अरब के साथ हम दोबारा बात, हमने रिक्वेस्ट डाल दी है कि जी $5 बिलियन का डिपॉजिट लॉन्ग टर्म रोल ओवर कर दें। यूएई के साथ भी हम यही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों फ्रंट्स पे काम करना पड़ेगा, यानी हमारी जो एक्सटर्नल फाइनेंस की सूरत हाल है उसके ऊपर भी, और जो फिजिकल एडजस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर भी।
लेकिन जो गवर्नमेंट का, मैं तो खुद इस बात का ज़ाहिर है हामी रहा हूँ कि गवर्नमेंट का साइज कम होना चाहिए। लेकिन अब मैं आकर देखता हूँ कि गवर्नमेंट का जो साइज है, अगर आप नॉमिनली साइज देखें गवर्नमेंट का, वो तो अबाउट 20% है। अगर बजट, आई नो कि आपकी स्टडी है, वो फुटप्रिंट वाली तो स्टडी और कहती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जस्ट नंबर्स वो साइज तो इतना बड़ा नहीं है। हमारा बजट के अंदर भी सिविल गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो 6% से ज़्यादा नहीं है। तो उस लिहाज से तो इट्स नॉट दैट इजी जो इसको फाइनेंशियली इसको कट करना। वन हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक कि कहाँ से इसको कट करें। जो इनकम कैपेसिटी है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इकोनॉमी की, वो नहीं बढ़ रही है। वो अब उसका ताल्लुक बिजनेस से है, उसका ताल्लुक आपके कंपेरेटिवनेस से है, उसका ताल्लुक प्रोडक्टिविटी से है। तो उसकी तरफ भी हमें, मतलब उसकी तरफ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और शॉर्ट टर्म में रेमिटेंसेस को बेहतर मैनेज करने की ज़रूरत है, और वो देखने की ज़रूरत है कि हम उसको अपनी इकोनॉमी का ज़्यादा एक प्रोडक्टिव हिस्सा कैसे बना सकते हैं। इसमें आरडीए का भी एक किरदार है, वो भी एक अच्छा सक्सेसफुल मॉडल रहा है। So that's the short term, frankly, and the long term is productive capacity of the economy has to increase so that we can be on a growth path without being dependent on just consumption-based spending. आप म्यूट पे हैं Nadeem sir, नदीम, वी अली कांट साहब, हियर यू। बहुत सारी बातें हैं दैट आई विल कंटेंड विद। आई डोंट अग्री कि हमारी एक तो फिजिकल जो सिविल गवर्नमेंट है 6% है, मेरा ख्याल ये भी एक फैब्रिकेशन है। दूसरी चीज़ ये है कि हम कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, ऑल इकोनॉमीज आर कंजम्पशन लेड, सो देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट। एंड थर्डली, जो फुटप्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट का जो थीसिस था वो ये नहीं था कि आप सिर्फ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर्स देखें, इट्स ऑल्सो द साइज ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स ऑल्सो द फैक्ट कि गवर्नमेंट की रेगुलेटरी कॉस्ट क्या है, जो हमने स्लज में कैलकुलेट किया था, विच अमाउंट्स टू बी मोर देन जीडीपी। सो क्वाइट फ्रेंकली वी हैव टू थिंक अबाउट इट। बट लेट्स मूव ऑन। ये बताइए एक और चीज़ कि फिजिकल कॉस्ट, तो आई थिंक हमारे पास सोल्यूशन कोई नहीं है, बिकॉज वी स्टिल थिंक इन वेरी सिंपलिस्टिक टर्म्स। आई थिंक वी हैव टू थिंक प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। आई डोंट थिंक वी कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, because quite frankly, unless you fix the role of the government, we can't fix productivity. So lots of issues that need to be taken into account, and that's what we need to discuss. But final issue that I want to raise, भी अगले issue के लिए छोड़ देंगे, अगले session के लिए छोड़ देंगे। Government securitize करने जा रही है remittances. What's your view on that? इस पे आईएमएफ पे मैं कुछ इनपुट देना चाहूंगा। Please दीजिए, please. I think I've been writing on this for many years, Sure. and I'm of firm conclusion that IMF is definitely not a solution. अच्छा। IMF के पास हम जाते हैं because obviously हमारा ग्रोथ मॉडल, हमारा इकोनॉमी ब्रोकन है, हम बैंकरप्ट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं रिपीटेडली। Then we go to IMF. IMF आपको वेंटिलेटर पे रख देता है और उससे आपकी व्हाट वी कॉल स्टेबलाइजेशन हो जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट्स कम हो जाते हैं। बट दे मेक श्योर कि आप जो इमरजेंसी वार्ड है उससे शिफ्ट हो जाएं टू नॉर्मल वार्ड, बट नेवर गेट आउट ऑफ द हॉस्पिटल। IMF doesn't give you or doesn't help you to become productive. 3 साल का प्रोग्राम होता है, वो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होता है उनका। उन्होंने ये दिखाना होता है कि एज लॉन्ग एज यू आर इन द प्रोग्राम you will not default, but as soon as you get out, you again at the verge of default. तो basically IMF is not a solution. अगर इस मुल्क ने ठीक होना है, we need to have an agenda and leadership that is bold enough to go out in the world and do business on its own. तभी हम मार खाएंगे लेकिन सीखेंगे, बैंकरप्ट होंगे लेकिन सीखेंगे। इट इज ओके यार, कंपनियां भी बैंकरप्ट होती हैं, मुल्क भी बैंकरप्ट होते हैं। अगर हम बैंकरप्ट हैं तो उसको हम एक्सेप्ट करें, आर्टिफिशियली जो है ना वेंटिलेटर पे ना जाएं, अपना क्योर सोचें, अपने जो है सिम्टम्स को का इलाज ना करें, अपनी डिजीज का इलाज करें। सो IMF, World Bank and all these IFIs, I'm sorry to say, they have been there for the last 50-60 years. They have kept us alive, but they have made sure that we remain ill. They have not helped us cure the disease. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, and that is why we need to turn to the economics profession to give us solutions, and that is why I try and do these videos ताकि economics profession solution तो बताए। Unfortunately economics profession बताती कुछ नहीं। ये बताइए सिक्योरिटाइजेशन पे आपका क्या ख्याल है?
Ali, any thoughts on securitization? नहीं मैं I'm बताता not हूँ, sure सिक्योरिटाइजेशन about यही है। मैं download उसका it. एक सिंपल एग्जांपल है कि पीआईए मेनी इयर्स अगो, आपको पता है अभी प्राइवेटाइज हुई है, लेकिन पीआईए हैज बीन virtually insolvent in terms of negative equity and losses, कोई 25-30 साल से तो कंटिन्यूसली है ना। तो कोई 15 साल पहले उन्होंने सिचुएशन ये थी तो कोई उनको लोन देने के लिए तैयार नहीं था। तो मेरा एक दोस्त है, वो सिटी बैंक का एविएशन का इंचार्ज था, तो वो आया, मुनव्वर नूरानी, और उसने कहा यार आई विल फाइनेंस पीआईए। मैंने कहा वो कैसे यार, हाउ आर यू विलिंग टू फाइनेंस सिटी बैंक? उन्होंने कहा हम हमें तो हमारी तो पास सिक्योरिटी बड़ी अच्छी हो जाएगी। हमने इनकी जो गल्फ की जो प्रोसीड्स हैं, जो रेवेन्यू है, वो तो आता रहेगा, पीआईए को कोई इशू नहीं है, उसको हम सिक्योरिटी ले लेंगे। तो बेसिकली उससे उनकी फाइनेंसिंग हो गई अच्छी, कुछ अरसे के लिए जो है दोनों ठीक हो गए, पीआईए के लॉसेस कंटिन्यू रहे। तो ये जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट है, सिक्योरिटाइजेशन का मतलब ये है कि आप रेमिटेंसेस को प्लेज करके लोन ले लें, तो विच इज अ गुड टूल, बट दैट इज नॉट अ सोल्यूशन टू इम्प्रूव इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट। प्रोडक्टिविटी तो नहीं आएगी ना। हाँ, इससे आपकी फाइनेंसिंग आ सकती है। सो दैट्स दिस इज एग्जैक्टली द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ, जैसे पीआईए के मिडिल ईस्ट रेवेन्यूज मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये आप कर सकते हैं। जी जी अली साहब। Instinctively, तो I don't agree with the idea of segregation, क्योंकि ये वही बात है जिसमें असद साहब कह रहे हैं कि ये तो हमने एक नया टूल डेवलप कर लिया है, कि रिफॉर्म्स नहीं करेंगे बल्कि अब जो अवेलेबल रेमिटेंस है उसी को हम वो यूज करके अपने उस पर मजीद लोन में चले जाएंगे। इस तरह के मामले जैसे सर्कुलर डेट को हमने एड्रेस नहीं किया, लेकिन हमने बैंकों के जरिए उसको जरा पास ऑन कर लिया है, ओवर द ईयर्स उसकी हमारी लाइबिलिटी हम उसको स्प्रेड कर दें। So this is just, I think, a shortcut and a temporary measure. It won't solve the problem. जी अमर साहब। Gee, fully agreed with both here. This does not solve any problem. If anything, this just creates more problems because आपने आज सिक्योरिटाइज करा दिया तो कल की जो रेमिटेंस आएगी वो आपको नहीं मिलेगी. So essentially you are जैसे कहते हैं ना, कंजम्पशन जो है फ्रंट लोड कर रहे हैं as of this point. तो this is one of the worst ideas in the history of bad ideas. I'm going to say this. क्यों जी? अब असद साहब, हाउ वुड यू फेस दैट? ये जो हम रिमिटेंस सिक्योरिटाइज कर देंगे तो आगे को रेमिटेंस किसकी होगी? हमारी होगी, उनकी होगी? उनकी उनकी होगी ना। जाहिर है दे विल हैव द फर्स्ट राइट ना। तो फिर देखिए हम एक मिनट लेट्स नदीम, क्लैरिफाई, जस्ट वन सेकंड, लेट्स क्लैरिफाई। रेमिटेंस आज लेट्स से $100 की है। $100 की रेमिटेंस मैं सिक्योरिटाइज करता हूँ अगले 5 साल के लिए, और $500 का लोन अभी ले लेता हूँ। तो अगले 5 साल जो $100 है, रेमिटेंस जो लोन देगा उसके पास जाएगी या मेरे पास आएगी? अगर उसके पास जाएगी तो फिर मेरा ट्रेड डेफिसिट जो है वो कैसे फाइनेंस होगा? नहीं, मैं बताऊं उसका क्या होगा। हम्म, देखें वो क्या करता है, जो बैंक है जब ये रिसीवेबल्स जैसे सिक्योरिटाइजेशन करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होगा। वो ये कहते हैं कि भाई आपके जो रेमिटेंसेज है, एक तो हमें बिजनेस को मिल जाएगा, वो हम्म, जो रेमिटेंसेज हैं स्टेट बैंक से स्ट्रेट अवे उस उनको बैंक जो चले आपको जाएगी ना, लोन दे रहा है उधर जाएंगे, बस। और वो अपना इंटरेस्ट उसमें से और जो रिपेमेंट है वो उसका उसके ऊपर उस पोर्शन पे फर्स्ट राइट होगा, वो रख के बाकी आपको दे देंगे। नहीं, तो वो तो तो मान गए पॉइंट ना। इज, इसको इस तरह से समझे ना नदीम, ये सिर्फ एक टूल है टू डू एन एडिशनल बोरोइंग, और वो टूल बुरा नहीं है। देखें फाइनेंसिंग जो है वो तो हमें करनी नहीं, पड़ेगी, डेट लेना। जो अमार ने कहा था उस पॉइंट को तो टेक इनटू अकाउंट करें ना, कि जो पोर्शन रेमिटेंस का वो ले गए, फिर वो हम्म। पोर्शन हम अपने करंट अकाउंट पे तो नहीं डाल सकते? क्या डाल सकते? नहीं, वो आपकी कॉस्ट हो जाएगी ना, वो नहीं, करंट करंट अकाउंट अकाउंट में में आएगा। मैं तो सिंपल लेकिन सी बात उन्होंने, बोलता हूँ। दिस इज जस्ट ए टूल कि उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया है। जाहिर है इंटरेस्ट कॉस्ट जो है एडिशनल होगी ना उस बोरोइंग के नहीं नहीं, ऊपर। इट इज आप किसी जस्ट ए और वे तरफ, ऑफ बोरोइंग। अच्छा साहब, आप किसी और तरफ जा रहे हैं। जो बात सवाल हम पूछ रहे हैं बड़ा सिंपल है, कि अगर वो रेमिटेंस चली गई, जो भी है, $100 है, $200 है, 1 बिलियन है, जो भी चला गया, अगर वो उसको, तो हमारे करंट अकाउंट से तो बाहर निकल गया ना।
नहीं, मैं या उसी आप को करंट सब अकाउंट में इतना एक्सप्लेन डाल करने देंगे? की, मैं मुझे अलाउ करें, मैं उसी को एक्सप्लेन करता हूँ। जी जी। देखें, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप एक एडिशनल लोन ले रहे हैं ना, लोन तो हम वो लेते तो रहते बात हैं, आपकी समझ गए, वो तो समझ गए, ठीक आप है ना। हमारा सवाल नहीं अब समझ। सिर्फ ये है, क्योंकि आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो गई है बहुत, हम्म। तो बैंक ये कह रहा है कि मुझे सिक्योरिटी अच्छी चाहिए। नहीं, ये आप तो बात हम समझ गए आपकी, बस ये तो वही है। बात समझ। बाकी बाकी करंट अकाउंट तो वही होगा, मतलब वो करंट अकाउंट में आएगा, उसके उसमें से नेट जो है वो कॉस्ट जो है वो भी करंट अकाउंट में आती है, जो कॉस्ट जो है वो नेट उधर उधर चली जाएगी। तो तो मतलब हमारे आप ये, करंट अकाउंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, करंट अकाउंट जैसे आपका देयर लोन्स इज अ फ्री बढ़ते लंच। हैं, क्यों अमर कैपिटल साहब, देयर इज अकाउंट अ जो फ्री है, लंच है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों इफेक्ट होते हैं ना, आपके लोन्स जो हैं वो कैपिटल अकाउंट पे जाते हैं, और इंटरेस्ट जो है वो करंट अकाउंट में आता है। तो वो वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन आपकी पोजीशन जो है, असल बात ये है कि ये आप लोन लेके, आर यू बिकमिंग प्रोडक्टिव टू इंक्रीज योर इनकम एंड रेवेन्यूज, तो वो तो फिर प्रोडक्टिविटी ठीक तो है। हमारा रोल है। अगर प्रोडक्टिविटी तो बस हम वही है, चाहते ही नहीं, हम चाहते ही नहीं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी पे एक और सेशन रखेंगे। प्लीज मुझे बता दीजिए, कोई बता दीजिए, नंबर एक तो कोई बता दीजिए, अगले सेशन के लिए रखते। नंबर एक, मुझे कोई बता दे प्रोडक्टिविटी होती क्या। नंबर दो, ये बता दें प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के तरीके क्या होते हैं। हम सब प्रोडक्टिविटी को यूज करते हैं, बट वी डोंट नो व्हाट प्रोडक्टिविटी इज। प्रोडक्टिविटी इज अ रेजिजुअल, इट्स नॉट इवन अ डायरेक्ट मेजर। एंड प्रोडक्टिविटी को हम कहते हैं, हम एक्सपेक्ट कर लेंगे, रेजिजुअल को हम इफेक्ट कर लेंगे, कैसे करेंगे? इस पे बाद में बात करेंगे, ठीक है। लास्ट वर्ड टू यू अमर। अपनी इक्वेशन बाद में सॉल्व कर ले भाई, बात कर ले हमसे। हम्म। सर हम्म। अभी कोई इतना एजेंसी नहीं है, बताइए, लास्ट वर्ड टू यू। जी, आई थिंक नहीं, यू आर राइट, जो हमने सारी बातें करी वो दे आर ऑन पॉइंट। अगेन फिर वही वाली बात है कि अगर हम लेट्स से कि हम इसकी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल रेमिटेंसेस की बात करते हैं, अगर सिक्योरिटाइजेशन की बात करते हैं, तो व्हाट शुड एसेंशियली डूइंग इज योर फ्रंट लोडिंग कंजम्पशन। ठीक है, मगर आपका कहना ये है कि योर इकोनॉमीज है कंजम्पशन इकोनॉमीज। बिल्कुल सही। ठीक है, सो देन इट शुड नथिंग बी अ रॉन्ग गुड विद थिंग। कंजम्पशन। हाँ, nothing wrong with consumption, but what kind of consumption are we talking about? Then it should be a good thing if you're front loading consumption वेरी गुड, through अग्रीड। through this way। ठीक है, अगर हम ये वाला मौकफ लेके चलें तो consuming today is better than consuming tomorrow। तो उसके साथ तो securitization is a great thing, but then we need to talk about के whether that enhances a productive capacity or not। कि आज तो आप कंज्यूम कर लोगे, मगर आप कुछ कभी कुछ बना भी पाओगे या सिर्फ कंज्यूम ही करते रहोगे? सो आई थिंक फंडामेंटली दिस इज द क्वेश्चन, कि ठीक। आपको सिर्फ कंज्यूम करना है या आपको कुछ प्रोड्यूस भी करना है। ठीक है जी। अगली बारी जी हम मेरा ख्याल प्रोडक्टिविटी पे बात करेंगे, प्रोडक्टिविटी और कंजम्पशन दोनों। व्हाट इज कंजम्पशन, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, वी हैव टू थिंक थ्रू दिस, बिकॉज क्वाइट फ्रेंकली केन्स ने, मुझे उसकी किताब याद है, उसने तो कहा था कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। ही इनफैक्ट पुश्ड फॉर कंजम्पशन। एंड कंजम्पशन अपनी जगह ठीक है, अपनी होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम इन्वेस्ट नहीं करते, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर। और इन्वेस्ट प्रोडक्टिविटी के इस पे ही बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फोक्स, ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह विल You कैरी फॉरवर्ड, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज।